मातरम विद्यार्थियों, कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के जो मॉडल पेपर की सीरीज थी उसमें अपन ने 5 मॉडल पेपर डिस्कस किए हैं। आज हम छठे मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉडल पेपर का मतलब हो गया कि जिस पैटर्न पे बोर्ड में प्रश्न आएंगे उसी पैटर्न पे आपको पूरे प्रश्न पत्र का हल करवाऊंगा, और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न इनमें बताए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और एक बार अवश्य आप सभी मॉडल पेपर को एक बार अवश्य देख लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप परीक्षा में हल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। मॉडल पेपर की जो सीरीज या संख्या है वो 6 है। इससे पूर्व मैं 5 मॉडल पेपर अपलोड कर चुका हूँ जिसके वीडियो आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखें तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इसी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से पूंजीवादी गुट का सदस्य नहीं है वो कौन सा है? यानी जो 4 देश दिए उनमें से पूंजीवादी गुट का सदस्य कौन सा देश नहीं था? 4 ऑप्शन आपके ब्रिटेन, सोवियत संघ, रूस और फ्रांस। ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। तो पूंजीवादी गुट का सदस्य नहीं है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि परीक्षा में आप प्रश्न को 2-3 बार अवश्य पढ़ लें कि प्रश्न में पूछा क्या है, गुट का सदस्य पूछा है या सदस्य नहीं है वो पूछा है। तो पूंजीवादी सदस्य नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि जैसे अमेरिका उसके साथ में ब्रिटेन और फ्रांस थे तो इससे अलग जो था गुट था वो सोवियत संघ का था, तो इसका सही आंसर हो गया सोवियत संघ। यानी जो पूंजीवादी गुट में न होकर के समाजवादी साम्यवादी गुट में था। अगला हमारा प्रश्न है, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की? ऑप्शन है फरवरी 90, जून 90, मार्च 90 या अगस्त 1991 में। तो रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, यानी रूस का एक तरह से विघटन की जो शुरुआत थी तो वो फरवरी 1990 में हुई थी। इसका सही आंसर है। अगला है, कारगिल युद्ध कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कारगिल युद्ध हुआ था किस वर्ष में हुआ था? आपको वर्ष बताना है। 1994, 1997, 1999 या 2002। तो इसका सही आंसर है 1999 में। अगला हमारा प्रश्न है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता है वो कब से प्रभावी हुआ? 2002 से, 2006 से, 2008 से या 2012 से? तो इसका सही आंसर आपको साल बताना है। तो इसका सही आंसर है 2006 से साफ्टा है वो प्रभावी हुआ था। अगला है, भारत ने पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर कब किए या अनुमोदन कब किया? भारत ने पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन कब किया? 1 जुलाई 2005, 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2016 या 10 दिसंबर 2016? तो डेट आपको कम याद रखनी है। तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 2016 को भारत ने पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन किया था, 2 अक्टूबर 2016। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कई बार लोगों ने ये प्रश्न या ये शब्द सुना भी नहीं होगा, बाल्कन प्लान। तो अगर इसके बारे में अगर जानकारी ज़्यादा चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बना लूँगा, लेकिन अभी जो प्रश्न है कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज थी, इसका ऑप्शन है चर्चिल, जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन या मेनन की। तो भारत विभाजन से संबंधित जो बाल्कन प्लान था उसका सही आंसर हो गया लॉर्ड माउंटबेटन की योजना या की इसकी उपज थी। अगला है, योजना आयोग को किस वर्ष स्थापित किया गया? अब स्थगित भी कर दिया गया। योजना आयोग अब नहीं है और उसकी जगह नीति आयोग है। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1947, 1949, 1950? तो इसका जो सही आंसर है 1950 में। अगला हमारा प्रश्न है, दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बना था? दलित पैंथर संगठन दक्षिण मध्य या जैसे महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हुई थी। तो 1968 में, 1970 में, 1972 में या 1974 में? दलित पैंथर संगठन की स्थापना कब हुई थी? सही वर्ष है 1972 में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? अब एक तो कांग्रेस का विभाजन जैसे आज़ादी के समय की बात है वो अलग थी, लेकिन देश स्वतंत्र होने के बाद में जो सन दिए हुए आपको ऑप्शन देखने हैं, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1968 में, 1969 में, 1970 या 1971 में? इसका सही आंसर है 1969, 69 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसमें भारत के भी न्यायाधीश रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश जैसे डॉक्टर नगेंद्र सिंह हैं, तो इसके अलावा राजस्थान के एक अन्य न्यायाधीश भी इसके मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, जिनेवा या हैग। 4 ऑप्शन है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, जिनेवा या हैग में। तो इसका सही आंसर है हैग। हॉलैंड या नीदरलैंड की जो राजधानी हैग है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, मुंबई प्रांत किन
किन राज्यों में बांटा गया, यानी मुंबई प्रांत का विभाजन करके भाषा के आधार पर 2 राज्य गठित किए गए थे। कौन कौन से थे? पहला है राजस्थान महाराष्ट्र, दूसरा है महाराष्ट्र कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र गुजरात और चौथा है गुजरात मध्य प्रदेश। तो मुंबई प्रांत को अलग करके इसका जो सही आंसर हो गया महाराष्ट्र और गुजरात, यानी जो मराठी भाषी लोग थे उनको महाराष्ट्र में शामिल किया गया और जो गुजराती भाषी लोग थे उनको गुजरात में शामिल किया। इस तरीके से मुंबई प्रांत का विभाजन है वो करके 2 राज्य महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे। अगला हमारा प्रश्न है किन रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था? तो निम्न में से जो रियासतें हैं उनमें से भारत में जो शामिल होने से मना करने वाली रियासतें कौन कौन सी थी? और है जुनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर। दूसरा है जुनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। तीसरा है उदयपुर, कपूरथला, जम्मू कश्मीर और चौथा है हैदराबाद, मेवाड़ और त्रावणकोर। तो इसका सही आंसर है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये जो 3 रियासतें थी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इनकी रियासत में समस्या आई थी। इन्होंने शुरुआत में भारत में शामिल होने से मना कर दिया था, जिनमें सैनिक कार्रवाई या अन्य जो भी गतिविधियों द्वारा सरदार पटेल की सूझबूझ के द्वारा इनको भारत में शामिल किया गया था। अगले जो प्रश्न है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति के रूप में। पहला है कि खाली जगह व्यापार संगठन वैश्विक खाली जगह के नियमों को निर्धारित करता है। तो विश्व व्यापार संगठन है वैश्विक व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है। अगला है पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ बेलग्रेड में? तो 1961 में। अगला हमारा प्रश्न है अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सेह पाने में अब खाली जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाली जगह व्यवस्था है। तो इसका सही आंसर हो गया कि अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सेह पाने से अब पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। यानी रूस के विघटन के बाद में साम्यवादी जो व्यवस्था थी वो कमजोर पड़ गई और पूंजीवादी व्यवस्था पूरे विश्व में प्रभावी है। अगला प्रश्न है खाली जगह शीर्षक से बर्टलैंड रिपोर्ट छपी थी। तो बर्टलैंड जो रिपोर्ट थी उसका शीर्षक था अवर कॉमन फ्यूचर। अगला प्रश्न है किसान और मजदूरों के आंदोलन का मुख्य जोर आर्थिक खाली जगह तथा खाली जगह के मसले पर रहा। तो किसान और मजदूर आंदोलन का जो मुख्य जो जोर था वो आर्थिक अन्याय और असमानता के मसले पर रहा। अगला है भाजपा ने खाली जगह तथा खाली जगह के स्थान पर के चुनाव में अपनी स्थिति लगातार मजबूत की। तो भाजपा ने 1991 और 1996 के चुनावों में 1991 और 96 के चुनावों में लगातार अपनी स्थिति मजबूत की। अगले कुछ प्रश्न है वो एक शब्द के प्रश्न है, एक पंक्ति में आपको उत्तर देना है। शीतयुद्ध का संबंध किन 2 गुटों से था? तो शीतयुद्ध का संबंध 2 गुट, जो प्रमुख 2 गुट थे, अमेरिका और सोवियत संघ थे। शॉक थेरेपी का एक परिणाम उजागर करना या लिखना है। तो शॉक थेरेपी से रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्णतः तहस नहस हो गई थी, नष्ट हो गई थी। कई बार शॉक थेरेपी का जो शाब्दिक अर्थ भी पूछ लेते हैं तो इसका अर्थ हो गया आघात पहुंचाकर इलाज करना या जैसे झटका देना, बिजली का जो करंट वगैरह देना, इस तरीके से। एंटी बैलिस्टिक संधि कब और क्यों की गई? तो एंटी बैलिस्टिक संधि 1972 में अमेरिका और सोवियत संघ के बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने के लिए की गई थी। तो कब की गई थी? 1972 में की गई थी। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, यानी आज़ादी से काफ़ी पहले 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ उससे जस्ट बाद में 1906 में ढाका में की गई थी, जो उस समय भारत में ही था। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी फेमस पुस्तक है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। तो इसके जो लेखक है वो है जेसी कुमारप्पा। इसको कार्लिस नाम से भी उनको जाना जाता है। तो जेसी कुमारप्पा इनकी ये पुस्तक है। अगला है विश्व राजनीतिक विद्वानों ने जल युद्ध शब्द का निर्माण क्यों किया है? तो संभावना व्यक्त की गई है कि साझे जल संसाधन को लेकर के 21वीं सदी में हिंसक संघर्ष होंगे और इसी को इंगित करते हुए विद्वानों ने जल युद्ध जो शब्द है इसको गढ़ा है। अगला हमारा प्रश्न है गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? गुटनिरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना और अपनी स्वतंत्र नीति का अनुपालन करना, ये गुटनिरपेक्षता है। यानी कि जो उस समय के तत्कालीन 2 गुट थे, साम्यवादी रूस वाला और पूंजीवादी अमेरिका वाला, इन दोनों गुटों में शामिल हुए बिना तटस्थ एक तरीके से नीति अपनाना, यानी दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखना। अगला प्रश्न है समाजवादी सोवियत गणराज्य का अस्तित्व में कब आया? तो समाजवादी सोवियत संघ है वो कब बना था? तो सोवियत संघ 1917 की क्रांति, समाजवादी क्रांति के पश्चात है वो अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है भारत में पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे, उनकी क्या भूमिका रही? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के जो योजनाकार है वो पीसी महालनोबिस थे, जो कि सांख्यिकी विद्वान थे और ये तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका के लिए जाने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है गठबंधन का युग का एक उदाहरण बताइए। तो गठबंधन का युग यानी एक से अधिक दलों की जो भी मिलीजुली सरकार है उसको गठबंधन कहा जाता है। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की सरकार है 2 बार 1998 से लेकर के 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी। तो ये गठबंधन का उदाहरण था। उसके बाद भी
एनडीए और यूपीए के रूप में गठबंधन सरकारें बनी है। नर्मदा घाटी परियोजना के विरोध के 2 कारण बताइए। तो नर्मदा घाटी परियोजना का जो विरोध हो रहा है उसके प्रमुख 2 कारण है। एक तो कि बांध से प्रकृति, नदियों, पर्यावरण को बुरा प्रभाव पड़ता है, खास करके बड़े बांधों से। और जिस क्षेत्र में बांध बढ़ाए जाते हैं वहाँ जो भी गरीब लोग रह रहे हैं उनकी घर बार, खेती योग्य भूमि है और वर्षों से चले आ रहे कुटीर उद्योग वगैरह, इन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला हमारा प्रश्न है, क्यूबा में मिसाइल संकट क्या था। ये थोड़े बड़े प्रश्न हैं, 50 शब्दों में इसके उत्तर देने। तो क्यूबा में मिसाइल संकट शीत युद्ध का एक तरह से चरम बिंदु माना जाता है। तो इसके संबंध में यह है कि अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा क्यूबा पर हमला किए जाने का डर था। और इसीलिए 1962 में निकिता खुश्चेव, जो उस समय रूस के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। और उस समय तत्कालीन जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे केनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी लड़ाकू बेड़ों को आगे करके क्यूबा की ओर जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। और इस कार्रवाई के द्वारा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो गंभीर ये अमेरिका है उसको चेतावनी देना चाहता था। और इस परिस्थिति से आभास होने लगा कि अब युद्ध होकर ही रह गया, गंभीर मिसाइल संकट पैदा हो गया था। और इसी को जो 1962 का संकट था, इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न। पहला कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉन एफ कैनेडी थे। दूसरा, सोवियत संघ के उस समय राष्ट्राध्यक्ष कौन थे, तो निकिता खुश्चेव थे। कब हुआ, तो 1961-62 में ये क्यूबा मिसाइल संकट हुआ। और इसको शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, महाशक्तियों के मध्य गहन प्रतिद्वंदिता के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप क्यों नहीं ले सका, इसका स्पष्ट कीजिए। यानी कि शीत युद्ध के दौरान स्थितियां ऐसी बन गई थी कि आमने सामने की लड़ाई होकर रहेगी या हो जाएगी, लेकिन फिर भी कई बार युद्ध होते होते बच गया। तो इसका रक्त रंजित जो युद्ध था, यानी खुले मैदान में युद्ध है, वो नहीं हुआ। ये क्या कारण है, तो इसका शीत युद्ध का जो प्रारंभ के पीछे ये कार्य होने के पीछे समझ कार्य कर रही थी कि परमाणु युद्ध की स्थिति में दोनों पक्षों को, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस को, इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से कौन विजेता कौन, ये तय करना भी असंभव होगा। यानी कि उस समय परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की जो विभीषिका है, नुकसान है, उसको झेल चुका था। तो दोनों देशों को, यानी दोनों गुटों को पता था कि विश्व युद्ध अगर हो गया और परमाणु हथियारों का उपयोग कर लिया गया तो कौन विजेता रहेगा ये भी तय करना मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों जो गुट थे उनके पास परमाणु हथियार थे और उन हथियारों की विभीषिका से, उनके विनाश से दोनों परिचित थे। और यदि कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके परमाणु हथियार को नाकाम करने की कोशिश करता, तब भी दूसरे के पास में उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाते। यानी कोई भी अगर पहले हमला कर लेता, लेकिन दूसरे के पास भी इतने हथियार थे कि वो दोनों गुटों को नुकसान पहुंचा सकता था। और दोनों गुटों को पता था इसमें किसी का फायदा नहीं, इसलिए कोई भी पक्ष है वो युद्ध का खतरा उठाना नहीं चाहता था। और इसलिए युद्ध जैसी स्थिति होते हुए भी जो खुले मैदान वाला युद्ध है वो नहीं हो सका। अगला हमारा प्रश्न है, शॉक थेरेपी ने समाज कल्याण की समाजवादी व्यवस्था को किस प्रकार नष्ट किया। आपको पता है कि रूस में शॉक थेरेपी के कारण वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था है वो तहस नहस हो गई थी। तो इसमें समाजवादी व्यवस्था किस तरीके से नष्ट हो गई, तो समाज कल्याण की समाजवादी व्यवस्था को नष्ट किया जाना सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों में समाज कल्याण की समाजवादी व्यवस्था के क्रम से नष्ट किया गया। समाजवादी व्यवस्था के स्थान पर नई पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया। इस व्यवस्था के बदलने से लोगों को प्रदान की जाने वाली जो भी राजकीय रियायतें थी वो समाप्त हो गई और इससे अधिकांश लोग निर्धन होने लगे। इस कारण मध्यम और शिक्षित वर्ग का पलायन हुआ और वहाँ कई देशों में नया वर्ग उभर कर सामने आया और जिसे माफिया वर्ग के नाम से जाना गया। और इस वर्ग ने वहाँ की अधिकांश आर्थिक गतिविधियों को अपने हाथ में ले लिया। इस तरीके से जो भी समाजवादी व्यवस्था है जिसके कारण खास करके रूस की जो स्थिति है वो हालत खराब हो गई थी आर्थिक रूप से। अगला प्रश्न है, पूर्व सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल किसे कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूर्व सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल, आपको पता होगा गैराज का मतलब होता है कि जहाँ गाड़ियाँ, खास करके जो टूटी फूटी गाड़ियाँ, इनकी रिपेयरिंग वगैरह की जाती है। तो सोवियत संघ के पतन के पश्चात अस्तित्व में आए नए गणराज्यों ने शॉक थेरेपी यानी आघात पहुंचाकर उपचार करना, जिसका ये शाब्दिक अर्थ हो गया, कि विधि को अपनाकर अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया। परंतु शॉक थेरेपी के फलस्वरूप संपूर्ण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है वो तहस नहस हो गई। रूस में पूरा राज्य नियंत्रित जो औद्योगिक ढांचा है वो झरमरा गया और लगभग 70% जो उद्योग थे वो निजी कंपनियों को बेचा गया और इससे ही इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया। यानी जितने भी उद्योग थे, धंधे थे, खास करके लगभग 70% से ज़्यादा जो भी उद्योग थे निजी हाथों या कंपनियों को बेचे गए और इसे ही विश्व इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया। अगला है, कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है उनको मिलान करना है। विश्वास बहाली के उपाय, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और अस्त्र नियंत्रण, गठबंधन, निशस्त्रीकरण, इनको क्या क्या इनका मतलब परिभाषा होगी या इनका क्या अर्थ है।
तो विश्वास बहाली के उपाय का मतलब हो गया कि राष्ट्रों के बीच में सुरक्षा के मामलों पर सूचनाओं के आदान प्रदान की नियमित प्रक्रिया है, यानी कि एक दूसरे की जो भी हथियारों की सूचना वगैरह एक दूसरे को देना, तो क्या हो, एक दूसरे के ऊपर विश्वास की बहाली हो, कॉन्फिडेंस जो बढ़े। अगला है अस्त्र नियंत्रण। अस्त्र नियंत्रण का मतलब हो गया हथियारों के निर्माण और उनको हासिल करने पे अंकुश लगाना, रोक लगाना। गठबंधन। गठबंधन का मतलब होता है सैन्य हमले की स्थिति से बचने के लिए या निपटने के लिए या उसके अवरोध के लिए, उसको रोकने के लिए कुछ राष्ट्रों का आपस में मेल मिलाप करना, ये गठबंधन कहलाता है। और निशस्त्रीकरण का मतलब हो गया कुछ खास किस्म के जो हथियार है उनका इस्तेमाल से परहेज करना या उनको नष्ट करना या उनकी संख्या को सीमित करना। इसी तरह से अगला जो हमारा प्रश्न है, चार जो इंपॉर्टेंट घटनाएं दी हुई है उसको आपको मिलान करना है। भारत चीन युद्ध कब हुआ, ताशकंद समझौता कब हुआ, शिमला समझौता कब हुआ और पंचशील की घोषणा कब हुई। तो भारत चीन युद्ध है 1962 में हुआ, ताशकंद समझौता 1966 में, शिमला समझौता 1972 में और पंचशील की घोषणा 1954 में हुई। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते आतंकवाद के पीछे क्या कारण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में आतंकवादी घटनाएं पूरे विश्व लेवल पर बढ़ रही है। इसके पीछे महत्वपूर्ण जो दो कारण हैं, पहला कारण है कि सूचना और प्रौद्योगिकी जो तकनीकी है में तेजी से या तीव्र गति से वृद्धि हुई है, और जिसके कारण क्या हुआ है, आतंकवादियों के दुस्साहस की अभिवृद्धि हुई है, और इसका प्रमुख कारण है जिसकी वजह से आतंकवाद आज संपूर्ण विश्व में पैर जमा चुका है। सूचना और तकनीकी के माध्यम से इनके संचार व्यवस्था है वो सुदृढ़ हुई है, और सूचना को खास करके जो भी आतंकवाद से संबंधित सूचनाएं वगैरह है वो या जो भी धनराशि वगैरह है वो आसानी से एक दूसरे तक पहुंच सकती है, और जिससे के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को बढ़ावा मिला है। दूसरा, तस्करी, जमाखोरी और वायुयानों का अपहरण, पानी के अंदर के जहाजों में को बंधक बनाने वाले जैसी घटनाओं के पीछे विश्व अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण विश्व के अधिकांश देशों के बीच में व्यापार और आवागमन के साधन हो गए हैं, और जिस कारण ये घटनाएं बढ़ गई है, और आतंकवादियों द्वारा किसी भी देश की मुद्रा का अंतरण करना अब आसान हो गया है, यानी कि जो भी आतंकवादियों के लिए धन वगैरह मुहैया कराना आसान हो गया है, और जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को एक तरह से बढ़ाने का काम किया है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रथम या द्वितीय आम चुनावों और वर्तमान चुनावों में क्या अंतर देखने को मिलता है। तो भारत के जो उस समय के जो प्रथम चुनाव हुए थे 1900 जैसे 52 से जब चुनाव की शुरुआत हुई थी, उनमें और अब में काफ़ी फर्क पड़ा है। तो पहला है, तत्कालीन मतदाता राजनीतिक विचारधारा से संबंधपूर्ण शिक्षित नहीं था। उस समय भारत की साक्षरता बहुत कम थी, लगभग देश में 15% लोग ही साक्षर थे, जबकि वर्तमान में अनेक साधनों की उपलब्धता के कारण लोगों को राजनीतिक शिक्षा अधिक प्रदान की जाती है। दूसरा, उस दौर में राजनीतिक पार्टियां देश हित के लिए कार्य करती थी, परंतु वर्तमान में राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य सत्ता प्राप्ति और निजी हितों को प्रोत्साहन देना है, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता संग्राम उससे समय समाप्त हुआ था और देश आज़ाद हुआ था। तो अधिकांश जो भी पार्टियां थी उनका उद्देश्य था वो देश हित था, देश को आज़ाद कराना, देशभक्ति से जो भी नेता थे वो परिपूर्ण थे। लेकिन वर्तमान में राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य सत्ता हासिल करना हो गया है। तीसरा है, प्रथम आम चुनाव में प्रत्येक मतदान केंद्र पर चुनाव में जितने उम्मीदवार खड़े थे उतने ही मत पेटियों को रखा जाता था, परंतु आधुनिक दौर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा, और अब जो चुनाव का कार्य है काफ़ी हद तक आसान हो गया, खास करके जो गणना है तो मशीनों की सहायता से कुछ ही मिनटों में या कुछ घंटों में गणना हो जाती है, इसमें कई दिन लग जाते थे पहले। और चौथा जो पॉइंट है, उस दौर में देश में 17 करोड़ मतदाताओं में से 85% अशिक्षित थे, या दूसरी शब्दों में कहें तो सिर्फ 15% मतदाता है वही साक्षर थे, जबकि वर्तमान में भारत में साक्षरता 10 है, जैसे इसकी उल्टी हो गई है, तो 80 से भी ज़्यादा परसेंट लोग साक्षर है, तो ये काफ़ी बड़ा अंतर है। अगला हमारा प्रश्न है, एकल पार्टी प्रभुत्व का कांग्रेस पर क्या प्रभाव पड़ा। एकल पार्टी प्रभुत्व का मतलब हो गया कि अन्य जो भी पार्टियां हैं वो गौण है या नहीं हो, और सिर्फ एक ही पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किए गए वायदों को पूर्ण करने में सफल रही थी, और जनमानस में कांग्रेस एक विश्वसनीय दल था, और जनमानस की आशाएं उसी से जुड़ी हुई थी, अतः मतदाताओं ने कांग्रेस को ही उस समय चुना, खास करके शुरुआत के 3 जो आम चुनाव हुए थे उसमें। दूसरा, तत्कालीन मतदाताओं को कांग्रेस में आस्था थी, अतः जनता का मानना था कि कांग्रेस से ही जन कल्याण की आशा की जा सकती है। और उस समय सबसे बड़ी बात कि अन्य कोई पार्टी इतनी प्रभावशाली थी ही नहीं, कोई विपक्ष भूमिका में पार्टी निभाने वाली ऐसी कोई पार्टियां ही नहीं थी, बहुत कम थी। और प्रभुत्व की स्थिति प्राप्त करने के होने के कारण विपक्षी दलों द्वारा सरकार की आलोचना होने पर भी सरकार अपना कार्य करती रही, और इसने भारतीय लोकतंत्र, संसदीय शासन प्रणाली और भारतीय राजनीति की लोकतांत्रिक प्रकृति को सुदृढ़ करने में योगदान दिया। तो ये था। अगला है, आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषता बताइए। आर्थिक नियोजन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको लिखनी है। आर्थिक नियोजन क्या होता है, क्या है। तो नियोजित अर्थव्यवस्था आर्थिक संगठन की पद्धति है। आर्थिक नियोजन एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था में लागू होती है, और आर्थिक नियोजन की संपूर्ण क्रियाविधि एक केंद्रीय सत्ता द्वारा संपन्न की जाती है। नियोजन के अंतर्गत साधनों का वितरण आवश्यकताओं के अनुसार विवेकपूर्ण नीति से किया जाता है।
योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक निश्चित अवधि निर्धारित की जाती है और नियोजन के अंतर्गत पूर्ण निश्चित और निर्धारित उद्देश्य होते हैं। अगला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अमूल क्या है और अमूल के लाभों का वर्णन कीजिए। तो अमूल गुजरात के एक शहर, प्रसिद्ध जो शहर आणंद है, उसमें सहकारी दुग्ध उत्पादन आंदोलन जो प्रारंभ हुआ उसका नाम अमूल है। और अमूल के उत्पादों के पीछे सहकारी डेयरी फार्मिंग की अहम भूमिका है। इससे गुजरात के लगभग 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े हुए हैं। और सहकारी डेयरी का प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो वर्गीस कुरियन को जाना जाता है और जिन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कुरियन ने दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ की स्थापना की और ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से अमूल नाम का ये सहकारी जो आंदोलन है अपने आप में अनूठा और सफल मॉडल साबित हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में सन 1967 के आम चुनावों के परिणामों को राजनीतिक भूचाल की संज्ञा क्यों दी जाती है। 1967 में जो भी चुनाव परिणाम आए थे वो एक तरह से चौंकाने वाले थे, अप्रत्याशित थे, और उस समय इंदिरा गांधी की हार हुई थी, तो उसको राजनीतिक भूचाल की संज्ञा क्यों दी गई? क्योंकि 1967 के चुनावी परिणाम ने कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर जोरदार झटका दिया था। उसके मत प्रतिशत और सीटों दोनों में भारी गिरावट आई थी। और अब से पहले कांग्रेस को न तो कभी इतने कम वोट मिले थे और न ही इतनी कम सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री है वो चुनाव हार गए थे। और तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूचाल या राजनीतिक भूकंप की संज्ञा इसी कारण से दी थी। अगला है, गठबंधन सरकारें एक दलीय सरकारों की तुलना में किस प्रकार अधिक लोकतांत्रिक सिद्ध होती है। तो आपको गठबंधन सरकारों का एक तरह से जो भी बेनिफिट है, फायदा है, वो आपको इसमें बताना है। तो 1989 के लोकसभा चुनाव में भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत हुई। उससे पहले कांग्रेस के प्रभुत्व वाली राजनीति में एक दलीय सरकार का दौर चल रहा था, जिसमें एक दल का प्रभुत्व था, लेकिन इस एक दलीय शासन व्यवस्था में तानाशाही की प्रवृत्ति का डर बना रहता था। सत्ता में एक दल की अधिक भागीदारी होने पर लोकतंत्र कमजोर होने के स्थान पर मजबूत बना। और कड़े मुकाबले, यानी एक से अधिक दल हुए तो लोकतंत्र मजबूत हुआ। कड़े मुकाबले और बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकांश दलों की जो बीच एक सहमति बनी और जिससे लोकतंत्र मजबूत हुआ। और इससे ये स्पष्ट हो गया कि कोई भी दल इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कि वह लोकतंत्र का अपहरण कर ले। यानी कि गठबंधन सरकार में सभी दलों को अपनी बात कहने का अधिकार मिलता है। दूसरा, जनता अपने प्रतिनिधियों को आसानी से चुन सकती है, क्योंकि जो एक प्रभुत्व वाले दल की जो सरकार होती है उसमें कहीं ना कहीं तानाशाही की जो संभावना है वो बनी रहती है। और इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये इस तरह की जो प्रवृत्ति है भारत की जनता देख चुकी थी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं, वो इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये था आज का मॉडल पेपर, जिसमें इंपॉर्टेंट जो खास करके 1 नंबर के या 2 नंबर तक के जो भी सवाल अपने डिस्कस किए, इससे पूर्व मैं 5 मॉडल पेपर के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो आप जरूर देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।